नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डाइस पूल स्टडी में अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आज 21 जुलाई जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन हो गया और आज ही के दिन काउंटिंग था। और जो हमारी नई प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन गई हैं। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो प्रतिभा देवी पाटिल जी थे, लेकिन जो ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी बन चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने के लिए, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोट करते हैं, और क्या क्या प्रोसेस है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। यस, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी जो है सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं, और जो ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। वेलकम टू द डाइस पूल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। प्रेसिडेंट की क्राइटेरिया क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन है जो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्या प्रोसेस होता है इलेक्शन का, हम लोग सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। जो सबसे पहले है हम लोग करेंगे वो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है। जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है वो जो सारे प्रोविजंस हैं किस में दिए हुए हैं, तो जो प्रोविजंस है प्रेसिडेंट का इलेक्शन को लेके वो दिए हुए हैं आर्टिकल 54 में। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो होगा द मेंबर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be elected by the members of the electoral college। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 54 कहता है। आर्टिकल 54 याद रखना है। आर्टिकल 54 कहता है ये जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ओनली। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इस इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहले होते हैं पार्लियामेंट्स के दोनों हाउस, यानी कि लोकसभा मेंबर्स एंड राज्यसभा मेंबर्स। ओनली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स एंड ओनली इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स। ये जो मेंबर्स हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं आते हैं। और जो सेकेंड है इलेक्टोरल कॉलेज में जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। और इस डेफिनेशन के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, यानी कि 28 स्टेट्स जो भी अभी इंडिया के हैं वो सारे आ जाते हैं, प्लस जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली का, पुडुचेरी का, और जो अभी जम्मू एंड कश्मीर नया यूटी बना उसके भी सारे इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स के सारे इलेक्टेड मेंबर्स। अभी तो उसमें इलेक्शन नहीं हुए जम्मू एंड कश्मीर में, बट जब भी होंगे तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी रूल है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स प्लस द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से आ जाते हैं, दोनों पार्लियामेंट्स के हाउसेस, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस एंड द लोकसभा इज़ द लोअर हाउस। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब विधानसभाज ऑफ द स्टेट्स
प्लस द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर विधानसभा, क्योंकि उन लोग के अपने विधानसभा हैं, इसीलिए वे सारे इस इलेक्टोरल कॉलेज में आ जाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं आएंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं आएंगे, और ना ही वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज का स्ट्रेंथ क्या है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका स्ट्रेंथ कुछ इस प्रकार है। तो लोकसभा में है 543 सीट्स, कुछ सीट्स, टोटल सीट्स 543 नहीं है, कुछ सीट्स अभी रिजर्व है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज इस 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 543 सीट्स हैं। और राज्यसभा से 228 सीट्स हैं, जो कि अभी 5 वैकेंट हैं। जो 4 वैकेंट सीट्स राज्यसभा से वो हैं जम्मू एंड कश्मीर से और एक त्रिपुरा से है। तो ये मिला के 228 सीट्स राज्यसभा से बनाते हैं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज 28 स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर बनाएंगे, उसमें से 4026 मेंबर्स वोट करेंगे। तो जो टोटल स्ट्रेंथ हो जाता है वो होता है 4797 का। और जो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर्स का स्ट्रेंथ था, तो जो है लोकसभा से 62% एनडीए के पास है, 20% यूपीए के पास था, अदर्स के पास 18% है, और 46% राज्यसभा और 21% यूपीए का राज्यसभा से, 30% अदर्स, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 43% जो है एनडीए, यानी कि जो एनडीए यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अभी मेजोरिटी में है इलेक्टोरल कॉलेज में। तो इसीलिए उनसे भी मतलब चांसेस बनते हैं कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट उनसे विन होते हैं। इसीलिए जो आज के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 जीत चुकी हैं। जो टोटल मेंबर्स, टोटल स्ट्रेंथ जो 4797 याद रखना है। हम लोग देखते हैं कि इसका वोट वैल्यू कंपोजिशन क्या होता है। टोटल वोट्स तो होते हैं 4700 जो अभी देखे हम लोग 97, लेकिन जो वोट वैल्यू कंपोजिशन होता है वो अलग होता है। यानी कि कितने एक एमएलए, एक एमपी का कितना वोट वैल्यू है। यहाँ पे जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्शन में। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें वोट वैल्यूज़ काउंट होते हैं, यानी कि जो एक एमएलए है उनकी वैल्यू एक नहीं होती है, वो उनकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है। तो जो लोकसभा वोट्स हैं उनकी जो वोट वैल्यू है वो 3,80,100 है। राज्यसभा की वोट वैल्यूज़ है 1,59,600। स्टेट असेंबलीज़ की जो टोटल वोट वैल्यूज़ हैं इस 2022 इलेक्शंस में वो कुछ इस प्रकार है 5,42,291, जो कि 7 वैकेंट सीट्स को छोड़ के है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का टोटल वोट वैल्यूज़ हो जाते हैं वो हो जाते हैं 10,81,991 इस 2022 इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं आर्टिकल 55 के बारे में बात करेंगे कि प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन कैसे कैसे होता है, यानी कि कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स है प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन होने के लिए। तो जो प्रेसिडेंशियल का इलेक्शंस होता है वो होता है फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। जो फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 55 का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। तभी हम लोग देख लिए कि इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं पार्लियामेंट्स के दोनों हाउस और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के 28 स्टेट्स प्लस यूटीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स, ये होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। और जो कैसे होते हैं तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है एक कौन सा सिस्टम फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो होता है वो कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, तो वो करता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो हम लोग का अभी जो इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का काम हुआ, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से द्रौपदी मुर्मू जी जीत के आई हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है यूटिलाइजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर काउंटिंग होती है दोबारा तो उसमें कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम्स का यूटिलाइज होता है
और जो थर्ड होता है वो होता है सीक्रेट बैलेट्स का यूज़ होता है इसमें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्शन से लेके, इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आर्टिकल 55 कहता है इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, इनडायरेक्टली होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होगा और सीक्रेट बैलेट से होगा। हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट का अलग कैसे होता है और प्राइम मिनिस्टर्स का अलग कैसे होता है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का होता है वो डायरेक्ट होता है, नॉर्मल इलेक्शन होता है, और जो प्रेसिडेंट का होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले नॉर्मल इलेक्शन कैसे होता है। नॉर्मल इलेक्शन को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। फिर नॉर्मल इलेक्शन क्या होता है ना, जैसे कि कोई कैंडिडेट होता है वो जाता है, वोट अपना कास्ट करता है, और जो मैक्सिमम वोट्स होते हैं काउंट होते हैं, और जो मैक्सिमम वोट्स काउंट होते हैं वही विनर होता है। जो मैक्सिमम वोट्स काउंट होता है वही विनर हो जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि नॉर्मल इलेक्शन में। अब जब नॉर्मल इलेक्शन में ये हो जाता है तो हम लोग एक बार एग्जांपल से देखते हैं कि नॉर्मल इलेक्शन कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट ए है, ये नॉर्मल इलेक्शन के लिए खड़ा है, यानी कि फॉर लेट्स से ये सीएम के लिए खड़ा है। तो जो कैंडिडेट ए खड़ा है, कैंडिडेट बी खड़ा है, कैंडिडेट सी है, कैंडिडेट डी है, 4 कैंडिडेट्स हैं फॉर द नॉर्मल इलेक्शन। तो ये चारों कैंडिडेट क्या करेंगे, खड़ा हो जाएंगे सीएम के पोस्ट के लिए। ठीक है, और जो है वोटर्स आके वोट करेंगे। मान लें एक वोटर आया, वोट किया कि हमको सबसे बेस्ट लगता है ए लगता है, तो ए को वोट किया। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल इलेक्शन में क्या होता है ना, ए को जैसे वोट किया तो ये तो उसका प्रेफरेंस है, तो यानी कि जो बाकी सब है वो उनको नहीं चाहता है, तो जो है बाकी सब रिजेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे। ये होता है नॉर्मल इलेक्शन में। वैसे सेकंड करके एक आएगा वोट देगा, मान लो उसको ए पसंद नहीं आया, वो बी को वोट दिया, तो क्या होंगे बाकी, बी जो है उनके उसके लिए बेस्ट है और बाकी सब रिजेक्टेड हो जाएंगे। वैसे ही जो है थर्ड वोटर आएगा, थर्ड वोटर भी वैसे ही करेगा, अपने पसंद से जो लीडर है उसको चुनेगा और बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट वोटर आएगा, नेक्स्ट वोट करेगा, अपने पसंद का लीडर चुनेगा, यानी डी को चुना वो, और बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट वोटर आएगा, अपना पसंद का लीडर चुनेगा और बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट वोटर आएगा, वो भी अपना पसंद का लीडर चुनेगा। मान लो जो नेक्स्ट वोटर आया वो चुना बी को, और सी और डी और ए ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा टोटल वोट्स किसको मिले, मैक्सिमम वोट्स किसको मिले। फॉर लेट्स एग्जांपल, ये जो है टोटल वोटर्स आए हैं 100 आए हैं, टोटल वोटर्स 100 आए और अपना अपना वोट देते गए, और जो अपना अपना वोट दिए हैं वो कुछ ए को मिला होगा, कुछ बी को मिला होगा, कुछ सी को मिला होगा, कुछ डी को मिला होगा। तो जो ए को टोटल वोट्स मिले, यानी कि टोटल जिसमें कि ए को जितने भी टोटल वोटर्स थे, कितना आदमी ने ए को चुना, तो जो टोटल आदमी 20 एग्जाम्पल है, ये ओनली एग्जाम्पल की तरह है। तो जो टोटल वोटर्स हैं ए को चुने 20 वोटर्स ऐसे निकले जो कि ए को चुने, और बी को चुने ऐसे कुछ 40 वोटर्स, सी को चुने कुछ ऐसे 30 वोटर्स, और डी को चुने कुछ ऐसे 10 वोटर्स। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी कि नॉर्मल इलेक्शन में होता है कि जो मैक्सिमम वोट्स होते हैं उनको ही जीता हुआ मान लिया जाता है, यानी कि जो बी है वो बेस्ट कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ सीएम। यानी कि अभी हम लोग जो सीएम का बात कर रहे थे, जो सीएम का इलेक्शन के लिए चारों कैंडिडेट खड़े थे, वो जो बी है वो इन चारों में से जीता है। तो इसमें बी को विनर बोला जाता है, लेकिन बी जो है बेस्ट लूज़र है। बेस्ट लूज़र किस हिसाब से, बेस्ट लूज़र इस हिसाब से कि बी जो है बाकी सबसे कम हारा, मतलब कि 40 वोट उनके पास है, लेकिन जो रिजेक्टेड वोट है 60 वोट हो जाएंगे। ए सी एंड डी का वोट्स को मिला दे तो हम लोग को टोटल रिजेक्टेड वोट 60 हो जाएंगे। इस हिसाब से तो सिर्फ 40 वोट मिला उसको, तो उसको तो नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट, यानी कि सॉरी सीएम। तो यहाँ पे होता है कि जो बी है बेस्ट लूज़र है, यानी कि मैक्सिमम वोट्स काउंट, यानी कि वो जो है बेस्ट बाकी चारों से बढ़िया है, इसीलिए उसको यहाँ पे जीता हुआ मान लिया जाता है। और बी जो है कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे वो जीत जाएगा।
नाउ बी इज़ द किंग, यानी फिर बी जो है यहाँ पे सीएम के पोस्ट के लिए खड़ा था वो जीत चुका है। बट जो ये है नॉर्मल इलेक्शन के लिए था, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए होता है वो होता है द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। आंध्र प्रदेश कुछ यहाँ पे इस प्रकार है। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें होता है वोट वैल्यूज़ काउंट होते हैं। ये जो आंध्र प्रदेश है, हम लोग इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में टोटल वोट वैल्यूज़ कितने हैं। और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें से सारे स्टेट्स और जो अभी यूटी बताएं जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, सारे स्टेट्स के एमएलएज प्लस द एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेज, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स, ओके, only the elected members of the both the houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, plus the all states of MLAs, the only elected members of the all the legislative assemblies of the states and the UTs of Delhi, Puducherry and the Jammu and Kashmir। तो यहाँ पे जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं आंध्र प्रदेश का ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वोट वैल्यूज़ कैसे काउंट होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश में वोट वैल्यूज़ काउंट होते हैं वो होते हैं, एक फॉर्मूला है। और हम लोग एग्जांपल कब का ले रहे हैं, हम लोग 1971 का सेंसस के हिसाब से एक एग्जांपल लिए हैं। तो जो फॉर्मूला है वोट वैल्यू काउंट करने के लिए, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का वोट वैल्यूज़ ऑफ एक एमएलए, पहले हम लोग एक एमएलए का देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कैसे टोटल एमएलए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एमएलए का वोट वैल्यू काउंट करने के लिए ऑफ आंध्र प्रदेश का टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि जितना भी टोटल पॉपुलेशन है आंध्र प्रदेश का, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी कि जो भी विधानसभा है उस स्टेट का, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जितना भी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जो भी आंध्र प्रदेश का होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय द जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है विधानसभा के, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स के, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो भी सम आएगा, जो भी इससे सॉल्यूशन आएगा, वो हम लोग का एक एमएलए का वोट वैल्यू होगा। तो लेट्स से एग्जांपल जो 1971 का सेंसस कहता है कि 2,78,586 जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 इंटू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स कितने हम लोग के आंध्र प्रदेश से। तो जो आंध्र प्रदेश से है वो 175 है। तो हम लोग सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार आता है, जो टोटल आता है 158 पॉइंट समथिंग 158.8 कुछ आएगा, तो हम लोग उसको राउंड फिगर में 159 लेते हैं। तो यहाँ पे जो वोट वैल्यू है एक एमएलए का 159 आता है। तो जो वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए आया, तो हम लोग उसको टोटल में कैसे करेंगे, तो टोटल जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए इनटू द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का जो टोटल वोट वैल्यूज़ ऑफ द आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो इसमें जो 159 आया था हम लोग का एक एमएलए का, और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के आंध्र प्रदेश के वो है 175। तो हम लोग का जो टोटल वैल्यू आता है वो आता है कुछ 27,825। जो ये 27,825 है, ये है एक स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश का टोटल वोट वैल्यूज़ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, तो ये 27,825 एक स्टेट का है। तो ऐसे ही करके हम लोग सारा स्टेट्स का निकालते हैं। जो सारा स्टेट्स का कुछ इस प्रकार आएगा। आंध्र प्रदेश का कुछ आएगा 27,825, अरुणाचल प्रदेश का 8 इंटू जो इलेक्टेड सीट्स हैं वो 60 हैं, तो टोटल वोट वैल्यू जाएगा 480। ऐसे ही करते करते सारे स्टेट्स का निकाले जाते हैं। सब सारे स्टेट्स का वोट वैल्यूज ऑफ एमएलए आ जाएगा, तो उसको टोटल किया जाता है और उसको टोटल को बोलते हैं हम लोग टोटल वोट वैल्यूज ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द ऑल स्टेट्स प्लस यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि उनके पास अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इसीलिए उनको भी काउंट किया जाता है यहाँ पे। तो ये 5,42,291 आया, ये टोटल वोट वैल्यूज आया एमएलएज का। ओके, जब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वोट वैल्यूज ऑफ एमपी कैसे आता है, तो हम लोग एमएलए का बात कर लें, यानी ये स्टेट्स और यूटीज़ की बात कर लें कि वहाँ से
इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन जाएंगे। अब जब एमपी का कैलकुलेशन की बात आता है तो इसमें क्या होता है, टोटल वैल्यूज़ ऑफ द वोट्स फॉर द स्टेट्स, यानी जितने भी स्टेट्स अभी आए हैं उसके टोटल वैल्यूज़ को ले लेने हैं, उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी मेंबर्स हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा में जितने भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जितने भी अभी प्रेजेंट में मेंबर्स हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 228, क्योंकि अभी 5 वैकेंट्स है राज्यसभा से, 4 मेंबर्स वैकेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर से और 1 त्रिपुरा से, तो उसको हम लोग नहीं लेते यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स स्टेट से डिवाइड कर देंगे जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर्स, उन्हें ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात नहीं होती यहाँ पे। तो जो वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार आएंगे, 5,42,291 डिवाइडेड बाई 771 इज इक्वल टू कुछ 703.3 समथिंग आ रहा था, हम लोग राउंड फिगर में 703 लेते हैं। दिस इज द, और फिर हम देखते हैं टोटल वैल्यू कितना आया एमपी का। एमएलए का तो कुछ 5 लाख आया था, 5,42,291। हम लोग एमपी का कितना वैल्यू आता है वो देखते हैं। हम लोग सेपरेट भी निकाल सकते हैं कि लोकसभा का अलग राज्यसभा का अलग, बट हम लोग साथ में निकाल रहे हैं। तो टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो है 5,39,700। ये अप्रॉक्स वैल्यू है क्योंकि वहाँ पे राउंड फिगर मिली थी, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि टोटल इलेक्टोर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में कितने हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो 2022 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे वो हैं एमएलएस के 4,026 और जो एमपीज़ हैं वो 771 के आसपास थे। टोटल मिला के 4,797 बन जाते हैं। ये सब है कि पार्टिसिपेट किए थे, और जो पार्टिसिपेट रेट कुछ 99 के आसपास परसेंटेज में था। तो काफ़ी लोगों ने इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और द्रौपदी मुर्मू जी काफ़ी भारी मतों से यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत चुकी हैं। और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू वोट्स था, यहाँ पे देखिए एमपीज़ एंड एमएलए को मिला के जो है 10,81,999 आता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये तो था मतलब क्या क्या वोट वैल्यूज़ काउंट हुए हैं। तो वोट वैल्यूज़ हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में भी आते हैं। तो जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है कि अगर जैसे नॉर्मल इलेक्शन में होता है कि जो मैक्सिमम वोट्स आया वो विन कर गया, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे वोट्स ट्रांसफ़र होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि जो अपना वोट्स है उसे किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें वो देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि जो कैंडिडेट खड़े हैं ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हैं। तो कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट सी एंड कैंडिडेट डी जो हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कैसे काम करता है, वहाँ पे था कि किसी एक को चूज़ करना रहता है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। मान लो एक वोटर आया, वोट किया वो, लेकिन वो वोट करेगा, रैंकिंग देगा। यहाँ पे वो रैंकिंग देगा कि ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, ये मेरा थर्ड प्रेफरेंस है, ये मेरा फोर्थ प्रेफरेंस है। अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो 4 प्रेफरेंस देगा। जो जो वोटर्स होते हैं यहाँ पे वो रैंकिंग देते हैं या फिर प्रेफरेंस देते हैं उनके हिसाब से। तो ऐसे ही करके सेकंड वोटर आएगा, वो अपना रैंकिंग देगा। मान लो वो ए को नहीं रैंक में रखा फर्स्ट में, वो रखा बी को फर्स्ट में रखा, सी को रखा लास्ट में, डी को रखा थर्ड में। ऐसे करते करते सारे वोटर्स अपना रैंकिंग देते हैं यहाँ पे, यानी कि प्रेफरेंस देते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में। नॉर्मल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल इलेक्शन में सिर्फ एक ही को चुनना पड़ता है, बाकी सब ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होते हैं। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में रैंकिंग या फिर प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप किसको पहले चुनेंगे, किसको सेकंड में रखेंगे, किसको थर्ड में रखेंगे, किसको फोर्थ में रखेंगे। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए क्या होता है, कोटा सिस्टम का यूज होता है। तो कोटा सिस्टम हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कोटा मेथड यूज होता है, यानी कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, यानी कि जितने भी वैलिड वोट्स आए, यानी हम लोग देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने आए हैं, डिवाइडेड बाय 1+1, या फिर टोटल नंबर ऑफ पोजीशन। इंडिया में तो कितने हैं टोटल नंबर पोजीशन, इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल का वैकेंसी कितना है, यहाँ पे पोजीशन से मतलब है
प्रेसिडेंट का वैकेंसी कितना है। तो इंडिया में तो प्रेसिडेंट का वैकेंसी 1 ही होता है, तो इसीलिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 1, जो कि वैकेंसी है प्रेसिडेंट का, यानी कुर्सी है, एक कुर्सी होता है प्रेसिडेंट का, तो वो होता है 1 + 1 और टोटल +1। तो ये होता है कोटा मेथड, इससे कि जो होता है हम लोग का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव होता है। यहाँ से जो पोजीशन है उसको ध्यान रखने वाली बात है, पोजीशन को, कुर्सी से ध्यान रखना। इंडिया में प्रेसिडेंट को एक ही बन सकता है, तो इसीलिए जो फार्मूला था टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पोजीशन, जो कि 1 होता है, +1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो जो कुछ मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 100 वोट्स जो हैं वो पोल्ड हुए। मान लो इस इलेक्शन में 100 वोट आए, उसमें से वैकेंसी कितना है, प्रेसिडेंट का 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50, 50 + 1 दैट इज़ 51। तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें कोटा मेथड का यूज़ होता है, उसमें 51 चाहिए, जो भी मतलब टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड वोट्स, और इसको इस कैलकुलेशन में फिट करके जितने भी चाहिए होते हैं वो मैक्सिमम चाहिए होते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा हमेशा चाहिए होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतने के लिए। हम लोग फिर बात करते हैं सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट सिस्टम में। हम लोग देख रहे थे कि जो 4 कैंडिडेट हैं और जो वोटर्स आते हैं यहाँ पे रैंकिंग सेट करते हैं कि अब मेरा रैंक ए जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th प्रीफ्रेंस सेट करते हैं, मेरा 2nd 1 4 3 ऐसे करते सारे वोटर्स आके अपना अपना वोट करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में ऐसे रैंकिंग दिया जाता है। ऐसे ही मान लो लेट्स से एग्जांपल 10 वोटर्स आए, अपना अपना वोट कास्ट करके चले गए। उन्होंने ये बताया कि रैंक में कौन कौन कहाँ पे लाई करता है। तो 6 मान लो ये जो है 10 वोटर हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, 10 वोटर हैं। ये 10 वोटर जो हैं कैसे कैसे वोट किए, अपना रैंकिंग सेट करके चले गए। तो यहाँ पे जो कोटा सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, हम लोग कितने चाहिए, तो टोटल वोट्स कितने 10 प्लस डिवाइड, यानी कि प्रेसिडेंशियल के लिए जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यानी कि जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट की वो कितनी है 1, यानी 10 डिवाइड बाई 1 + 1 यानी 10 डिवाइड 5 + 1 दैट इज़ 6। तो हम लोग को रिक्वायर्ड वोट्स इस इलेक्शन को जीतने के लिए कितने चाहिए, तो हम लोग को चाहिए जो रिक्वायर्ड वोट्स हैं वो 6 चाहिए। और जो मिले कितने रैंकिंग में, ए को कितने मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फर्स्ट ग्रेड, यानी कि फर्स्ट जो भी वोटर्स वोट किए हैं 10 में से, वो ए को कितने फर्स्ट मिले, तो ए को मिले 2 फर्स्ट, और बी को मिले 4 फर्स्ट, सी को मिले 3 फर्स्ट, और डी को मिले 1 फर्स्ट। और हम लोग को रिक्वायर्ड कितने चाहिए होते हैं, 6 चाहिए होते हैं इस एग्जांपल में। तो क्या ये इसमें से कोई इलेक्शन जीत पाएगा क्या, इसमें से कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वोट्स हैं 6 वोट्स अगर आएंगे तो ही ये चारों कैंडिडेट में से कोई एक प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का काम लिया जाता है, जिसमें कि सपोज टोटल वोटर्स 10 हैं और ये 4 कैंडिडेट्स हैं, और जो टोटल वोट्स 1 हुए हैं वो 2 4 3 1 करके ऐसे कुछ वोट्स 1 हुए, यानी कि कैंडिडेट ए को 2 वोट मिला, 2 फर्स्ट वोट मिला, ओके 2 फर्स्ट, बी को 4 फर्स्ट, सी को 3 फर्स्ट और डी को 1 फर्स्ट। तो जी हाँ 4 है, ये मैक्सिमम है, लेकिन भी ये प्रेसिडेंशियल के लिए नहीं जीत पाएगा, इसके लिए और वोट्स चाहिए। तो दोबारा इलेक्शन करने में बहुत प्रोसेस, बहुत टाइम, बहुत मनी लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज़ होता है। टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स 10, और जो 10 है डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज़ 1 वैकेंसी का पोजीशन, यानी एक ही कुर्सी है प्रेसिडेंट की, तो 1 + 1 और टोटल +1 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आएगा 6 इज़ द डिजायर्ड वोटर्स, जिससे कि 6 अगर आएगा तो भी कोई कैंडिडेट जीत पाएगा। तो 6 तो आया नहीं, 4 आया मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो करेगा A B C D, जिस देखेंगे इसमें से सबसे कम किसका है, सबसे लोवेस्ट किसका है, जो सबसे लोवेस्ट 1 है दैट इज़ D का है। तो ये क्या करेगा, ये तो ऐसे भी नहीं जीत पाएगा, तो ये अपना वोट ट्रांसफ़र कर देगा, ये अपना वोट ट्रांसफ़र करेगा उसको जिसके पास मैक्सिमम फर्स्ट वोट है, ताकि वो जीत पाए, या फिर जो प्रेफरेंस में सेट किया गया है उसके हिसाब से ट्रांसफ़र। तो जो 1 वोट डी का है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 4 यानी कि बी को,
तो जो ये ट्रांसफ़र है ये कर दिया जाएगा बी को, तो इसका जो बी है उसको बढ़ जाएंगे और डी गायब हो जाएगा इस इलेक्शन से। तो इस इलेक्शन से डी पूरा गायब हो चुका है और जो बी के पास जो वोट्स बचे वो 5 बचे। तो यही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लेकिन भी जब हम लोग को रिक्वायर्ड वोट्स कितने चाहिए होते थे यहाँ पे 6। क्या 6 आए इसको? 6 इसको अभी भी नहीं आए। तो ये क्या करेगा, कहीं और से भी वोट्स लेगा। तो फिर देखेंगे सबसे कम किसका है, ये तो जीत नहीं पाएगा। तो फिर यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करेगा अपना सारा वोट्स, तो फिर ये जाएगा, टोटल वोट्स फिर बी के हो जाएंगे 7। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे ये 6 जो मार्क था वो क्रॉस हो चुका है, यानी कि जो रिक्वायर्ड वोट्स था 6 का वो अब क्रॉस होके 7 हो चुका है। ये अब इस इलेक्शन को जीत चुका है। जो सी है वो हार चुका है और जो बी है वो जीत चुका है। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हम लोग को जो रिक्वायर्ड 6 चाहिए होता है 6 से ज़्यादा हो गया, 7 हो गया, तो ये हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब हम लोग देख लेंगे कि नेक्स्ट क्या है, सीक्रेट बैलेट। यानी जो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले पढ़े थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आर्टिकल 54 के हिसाब से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और फिर सीक्रेट बैलेट। ये आर्टिकल 54 में 4 चीज़ पढ़े थे, तो हम लोग 3 चीज़ देख लिए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देन अब हम लोग देखेंगे सीक्रेट बैलेट क्या होता है। तो सीक्रेट बैलेट जो होता है एक मेथड है जिससे कि जो वोट देता है उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जा सके, यानी कि वो उसके पास ये राइट्स है कि वो अपना जो वोट है वो किसी को नहीं बताए, वो किसको दिया नहीं बताए। ये होता है सीक्रेट बैलेट। ये इसीलिए क्या आता है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि उसमें बुलिंग हुआ, ब्लैकमेलिंग वगैरह हो गया, और उसके बाद बाइंग सेलिंग भी हो सकते हैं। इसके लिए सीक्रेट बैलेट का यूज़ किया जाता है। और 2022 जो अभी इलेक्शन हुए उनमें जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो जीत चुकी हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से अपोजिशन में खड़े थे और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में थोड़ा सा। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो उड़ीसा से बिलोंग करती है और वो एनडीए की कैंडिडेट है, एनडीए यानी बीजेपी की कैंडिडेट है। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो वो उड़ीसा से बिलोंग करती है, और जो अपोजिशन में थे यशवंत सिन्हा वो बिलोंग करते हैं बिहार से, और वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और यूनाइटेड के अपोजिशन में पूरा एक यूनाइटेड का काम करें। यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट थे यशवंत सिन्हा वो अभी हार चुके हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से अभी जीत चुकी हैं 2022 का इलेक्शन चुनाव, 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुनाव के। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो वो 2015 से 2021 तक गवर्नर रही हैं झारखंड की। ये जो है गवर्नर रह चुके हैं झारखंड की 2015-2021 टर्म में, और ये एक उड़ीसा की लेजिस्लेटिव मेंबर भी थे रायरंगपुर से 2000 से 2009 के बीच में, और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुकी हैं 2000 से 2004 के बीच में नवीन पटनायक के मिनिस्ट्री में। और वहीं यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक राज्यसभा मेंबर्स के लीडर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। हजारीबाग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के रह चुके हैं, झारखंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, बिहार से रह चुके हैं। तो जो है यशवंत सिन्हा जी हार चुके हैं, और जो द्रौपदी मुर्मू जी है 2022 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुकी है। प्रेसिडेंशियल पोल में क्या होता है कि एक शेड्यूल निकाला जाता है, और जो होल पावर होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाने का, सबका इलेक्शन बहुत सारे चीज़ों का इलेक्शन प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन शेड्यूल वगैरह सारा मेंटेनेंस वगैरह जो करता है वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर सब सेक्शन 1 और द सेक्शन 4 ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 के हिसाब से शेड्यूल निकाले। द शेड्यूल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट is announced by the of India has been announced by the Election Commission of India। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंशियल पोल का अनाउंस करता है, और जो हमारे 14th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं उनका अभी जो टर्म है वो समाप्त होने की लास्ट फेज़ में है,
यानी कुछ ही दिन बचे हैं उनका टर्म समाप्त होने में। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग आर्टिकल 56 की बात करेंगे। आर्टिकल 56 में दिया हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ऑफिस यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने कार्यकाल तक अपने ऑफिस में काम करेंगे। तो जो टर्म दिया हुआ रहता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 56(1) वो होता है 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स का कब से होता है, यानी कि जब से वो ऑफिस में एंट्री करें तभी से जो टर्म स्टार्ट हो जाता है। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में इंटर करे तभी से डेट यानी कि टर्म कैलकुलेट होता है। जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो जीत चुके हैं लेकिन उनका टर्म आज से काउंट नहीं होगा। जब से वो ऑफिस यानी कि ओथ लेंगे, ऑफिस में एंटर करेंगे, तब से उनका टर्म काउंट होगा। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिज़ाइन कैसे कर सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपने मतलब जो रिज़ाइन करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को राइटिंग में देते हैं, बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन हिज ऑफिस। जो प्रेसिडेंट वो रिज़ाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिख के। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है अगर वायोलेट करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करें तो उनको रिमूव भी किया जाता है, इम्पीचमेंट किया जाता है। रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट से उनको रिमूव किया जाता है, ये दिया हुआ आर्टिकल 61 में। और जो एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग जो प्रेसिडेंट सेल अगर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स, वही वाली बात होगी जो उनका जो टर्म है तब तक एक्सपायर नहीं करेगा जब तक कि उनका सक्सेसर्स ऑफिस को एंटर नहीं करता, ऑफिस में नहीं आ जाता, तब तक उनका टर्म एक्सपायर नहीं करता। और सेकंड की बात करें तो any resignation addressed to the vice president under clause A of the provision clause 1 shall forthwith the communicated by him to the speaker of the house of the people। अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होता है वाइस प्रेसिडेंट को लिख के तो वो कम्युनिकेट किया जाता है स्पीकर के थ्रू। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन को लेके, यानी कि अभी तो हम लोग देखे नहीं कि इलेक्शन का क्या क्या क्वालिफिकेशंस इलेक्शन का क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का क्या क्या क्वालिफिकेशंस वो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे, दैट इज आर्टिकल 58। लेकिन आर्टिकल 57 कहता है अगर री इलेक्शन करना हो तो क्या ये पॉसिबल है। तो आर्टिकल 57 बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ पॉसिबल बट ओनली एंड ओनली वंस इन इंडिया द री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ पॉसिबल या फिर बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस वंस बट ओनली वंस, एक ही बार हो सकता है वो। और जो अभी तक की हिस्ट्री में जो है राजेंद्र प्रसाद जो है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और वो एक ओनली पर्सन है जो कि हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर 2 टर्म्स, 2 समय काल के लिए वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1952 and 1957 2 times but the re-election is only 1 time, that is अगर कोई भी इंसान जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आना चाहता है वो सिर्फ 2 ही समय काल के तक रह सकता है और वो या तो 5-5 साल करके रहे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की जो बात करें हम लोग, ये था आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन का बात होता है, बट आर्टिकल 58 बोलता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए प्रेसिडेंट तक आने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं वीवी गिरी। जो वीवी गिरी हैं बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड द ओनली पर्सन हु बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट, बोथ एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वीवी गिरी हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी बने हैं, वो ओनली पर्सन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं आर्टिकल 58। वो बोलता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशंस क्या हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है सिटीजन ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट क्वालिफिकेशंस है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है
वो है ही मस्ट हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी कि 35 ईयर्स का एज होनी चाहिए। और पहला कंडीशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो कि इज़ क्वालिफाइड, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल की बात करें तो लोकसभा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्वालिफाइड होने चाहिए, ना कि मेंबर हो। अगर मेंबर हुए तो इंडिया में ड्यूअल नहीं रहता है, ड्यूअल मेंबरशिप नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए एक लोकसभा के मेंबर के, जो पर्सन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उनके पास वे सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो कि एक लोकसभा मेंबर के पास हैं। हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए एक लोकसभा मेंबर के लिए। तो पहले देख लेते हैं और क्या क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। ये 3 क्वालिफिकेशन तो मस्ट है। एक सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए, हाउस ऑफ पीपल हो। फोर्थ है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होने चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए, यानी कि ये पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है अगर इफ़ द प्रेसिडेंट इलेक्शन इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो एलिजिबल नहीं है अंडर आर्टिकल 58(2). ये सब 4 पॉइंट्स ध्यान रखने वाली बात है कि एक सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज मस्ट कंपलसरी, और फिर कोई भी एक लोकसभा मेंबर्स के क्वालिफिकेशन सारे होने चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किया होना चाहिए। These are the 4 points for the eligibility criteria of the president under Article 58। हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा मेंबर के लिए क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए लोकसभा ऑफ मेंबर्स के लिए। ओके, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, 35 LOC, दैट इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज। लोकसभा यानी एल मतलब लोकसभा के मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ओ मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होने चाहिए, और सिटीजन SC यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो ये होने चाहिए। अब जो बात करते थे हम लोग लोकसभा मेंबर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो जो पर्सन होता है मस्ट सेटिस्फाई ऑल फॉलोइंग कंडीशंस टू बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा मेंबर होने के लिए ये सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, और ये सारे क्वालिफिकेशंस होंगे तभी आप प्रेसिडेंट के लिए लड़ सकते हैं इलेक्शन। सबसे फर्स्ट कंडीशन वो सिटीजन ऑफ इंडिया, वहाँ भी थे, मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे जो लोकसभा मेंबर्स के लिए यानी कि जो लोकसभा मेंबर होते हैं उनका जो एज होता है वो 25 ईयर्स से ऊपर ही होता है। तो मस्ट नॉट बी लेस देन यानी 25 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप लोकसभा मेंबर नहीं बन सकते। फिर मस्ट बी अ वोटर, यहाँ पे एक ये मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मस्ट बी अ वोटर फॉर एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। एनी पार्लियामेंट्री, यहाँ पे कीवर्ड है एनी पार्लियामेंट्री, ना कि सिर्फ अपना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में वो वोटर हो। कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो वोटर है तो वो एलिजिबल है लोकसभा मेंबर के लिए। उसके बाद अगर वो रिकग्नाइज्ड पार्टी से है तो उसके लिए 1 प्रोपोजर होना ज़रूरी है, 1 प्रोपोजर कॉन्स्टिट्यूंसी से, या फिर नॉमिनेशन के टाइम पे 1 प्रोपोजर होना चाहिए। और जो अनरिकग्नाइज यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 प्रोपोजर्स होने चाहिए लोकसभा मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस के लिए। और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोकसभा मेंबर्स होने के लिए, और ये सारे पॉइंट्स अगर फुलफ़िल करते हैं तभी आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया 25 ईयर्स ऑफ एज, must be a voter of any parliamentary constituency। any parliamentary constituency is the keyword, and अगर वो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो 1 प्रोपोजर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो तो 10 प्रोपोजर्स होने चाहिए, और 25,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए। तो ये सारे लोकसभा मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस हो गए। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं हम लोग, आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 कहता है कि प्रेसिडेंट्स ऑफिस के क्या क्या कुछ कंडीशंस होते हैं वो आर्टिकल 59 बात करता है। तो आर्टिकल 59 बोलता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे क्लियरली आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 59 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है शैल नॉट बी ए मेंबर, वो मेंबर नहीं होना चाहिए कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के,
पार्लियामेंट के कोई भी हाउस के अगर प्रेसिडेंट मेंबर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ एनी स्टेट, और यहाँ भी ये भी लिखा हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव एनी स्टेट्स के लेजिस्लेचर के भी वो मेंबर नहीं होने चाहिए। बट जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के होने चाहिए, लोकसभा मेंबर के होने चाहिए। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन के लिए हाउस ऑफ द लोकसभा मेंबर के होने चाहिए। एंड इफ ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट। उनको खाली करना पड़ेगा, ये मस्ट है कि अगर कोई भी पोजीशन में है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर कहीं भी, तो उनको खाली करना पड़ेगा। ही शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट। और क्या है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट शैल बी इंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, उनको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस एंड शैल बी ऑल्सो इंटाइटल टू सच एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड until provision in that behalf is so made. Such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule, जो भी सेकेंड शेड्यूल में जितना भी एमोलमेंट्स अलाउंसेस है वो उनके मिलेंगे। और जो एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस हैं एक प्रेसिडेंट के, उनको कभी भी डिमिनिश नहीं किया जा सकता। ये एक कंडीशन है प्रेसिडेंट्स ऑफिस का। कुछ 3-4 कंडीशंस हैं कि कोई भी मेंबर्स, कोई भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, कोई भी हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट्स के मेंबर नहीं होने चाहिए, और जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जो प्रेसिडेंट को है उनको सारे पेमेंट्स और सारे एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे जो कि सेकंड शेड्यूल में है, और जो है कि एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस प्रेसिडेंट के कम नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 60 ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ कौन दिलवाएगा, ये आर्टिकल 60 बात करता है। तो आर्टिकल 60 बोलता है कि एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन, जो भी पर्सन या जो भी प्रेसिडेंट है वो या तो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो, या तो प्रेसिडेंट का पावर्स को निभा रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट हो, अपने ऑफिस में एंट्री लेने से पहले वो ओथ लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेगा, तभी वो अपने ऑफिस में एंटर कर सकता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो, यानी कि उनकी सीट वैकेंट हो, तो उनकी जगह में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट का ओथ दिलवाएंगे। ओथ या अफर्मेशन में क्या प्रेसिडेंट क्या ओथ लेते हैं, तो प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं कि आई, जो भी नेम उनका, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे, solemnly affirm that I will faithfully execute the office of president, faithfully execute करेंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का, और discharge the function of the president, और अपने जो भी फंक्शन है उनको डिस्चार्ज करेंगे। and will to the best of my ability, उनके बेस्ट ऑफ एबिलिटी में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात 3 कीवर्ड्स है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी कि वो प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे जब जब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ को हानि पहुँचे तब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, इसीलिए उनको प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर और डिफेंडर बोला जाता है। एंड दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ओथ और अफर्मेशन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि बिना ओथ लिए वो एंटर नहीं ले सकते। ओथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सीट वैकेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और फिर जो प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 61 जो कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट कैसे कैसे होता है, प्रेसिडेंट को कैसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे क्या क्या पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट होता है, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स है वो हम बात करेंगे। कुछ पावर्स एग्जांपल से लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स एंड अपॉइंटमेंट पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, जुडिशियल पावर्स भी होते हैं प्रेसिडेंट के पास, फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, इमरजेंसी लगाने के पावर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स होते हैं, मिलिट्री पावर्स होते हैं,
पार्डोनिंग पावर्स भी होते हैं और इमरजेंसी पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो ये सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।